शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। आज के हमारे मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर संदीप सैरल। डॉक्टर संदीप एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की है। वह 2012 से होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं और अपने क्लिनिक के साथ साथ कई धर्मार्थ डिस्पेंसरी में भी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनकी विशेषज्ञता और समर्पण ने उन्हें होम्योपैथी के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। नमस्कार। अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हेलो कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। नमस्कार आपको और सभी डॉक्टर्स को सर मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग सर। मैं अपना एक बार शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन सर। सर आज का हमारा मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्टडी ऑन प्रोस्टेट। ओके, सबसे पहले हम एनाटमी देख लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, पहले किडनीज है, फिर यूरेटर है, फिर ब्लैडर है और फाइनली यूरेथ्रा है। ठीक है। जो प्रोस्टेट होता है वो यूरेथ्रा के आसपास सराउंड करता है उसे। और ये आप और प्रोस्टेट के ऊपर की तरफ तो ब्लैडर है और प्रोस्टेट के पीछे की तरफ रेक्टम है। आप इस तरीके से समझिए कि दो पानी की टंकियां हैं, पाइपलाइंस हैं, फिर एक रिजर्वायर है और फाइनली एक टैप है। अगर फ्लो को रोक दिया जाए तो प्रेशर ऊपर तक बिल्ट हो जाता है। उसी प्रकार से किडनीज में भी प्रोस्टेट की वजह से अगर जो फ्लो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी यूरिन रुक जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, यूरेटर में पानी भर जाएगा, हाइड्रो यूरेटर, एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, किडनी तक जा सकता है, फाइनली रीनल फेलियर तक हो सकता है। इतना तो हमें एनाटमी से समझ आ रहा है। ठीक है। एनाटमी में भी ये भी देखा गया कि रेक्टम पीछे की तरफ है, तो रेक्टम में हालांकि प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हाँ, प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ जाए तो जो मूवमेंट्स होती है, बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इनफैक्ट बाउल मूवमेंट्स करते दौरान दर्द भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। अब हमने एनाटमी तक की तो बात कर ली, अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। अगर मेरी आवाज बीच में ना आए तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, हेलो, ठीक है। यस सर। ओके ओके, हाँ, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस की हम बात करते हैं। फंक्शंस में क्या है, जो प्रोस्टेट है वो यूरेथ्रा को कवर करता है, और यूरेथ्रा का काम है यूरिन और सीमेन को बॉडी से बाहर निकालना। और दूसरा काम है सीमेन का प्रोडक्शन करना। ओके, तो सीमेन का प्रोडक्शन करेगा जिससे कि उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा स्पर्म्स को, और स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। ये बेसिक सा काम है प्रोस्टेट का। ठीक है। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम जब इजैकुलेट करते हैं उस टाइम पे हम यूरिनेट भी कर सकते हैं? नॉर्मली प्रोस्टेट जो है वो चेक पोस्ट की तरह काम करता है, एज अ गेट कीपर की तरह काम करता है। ठीक है। जब आप यूरिनेट करते हैं उस टाइम पर स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, और प्रोस्टेट इस बात का ध्यान रखता है, सुनिश्चित करता है कि जब आप यूरिन करें तो उसमें सीमेन इंटरफेयर ना करे, सीमेन ना आ जाए। और जब आप इजैकुलेट करते हैं उस टाइम पर इंटरनल स्फिंक्टर जो है ब्लैडर का वो बंद हो जाता है, और प्रोस्टेट उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है कि जिससे सीमेन जो है वो आप इजैकुलेट हो सके, बाहर निकल सके यूरेथ्रा से। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन। अब पेशेंट जो हमारे पास आता है वो कहता है कि सर यूरिन करते समय धात गिर रही है या सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो वैसे कैसी कंडीशंस में होगा? जब प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तब, सेमिनल वेसिकल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हो जाता है, यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब। और ये इंपॉर्टेंट है, जब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है तब भी ऐसा होता है। ठीक है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब है जब आप इजैकुलेट करते हैं उस दौरान सीमेन बॉडी से बाहर निकलने की बजाय वो वापस ब्लैडर में चले जाता है, और ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन, यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है। जब आप इजैकुलेशन के बाद यूरिन करते हैं तो उसमें सीमेन आएगा, तो इसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन है, आप यूरिन एनालिसिस करवाएंगे आफ्टर इजैकुलेशन, उसमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा सीमेन एनालिसिस टेस्ट हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ओके, अब हम प्रोस्टेट के जोन्स की बात करते हैं। देखिए, जोन्स हैं, प्रोस्टेट जो सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा था सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पेरिफेरल जोन में। ये जो पर्पल पोर्शन है ये पेरिफेरल जोन है। यहाँ पे 70% सीमेन प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन कैसे होगा? ग्लैंड से। तो ग्लैंड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और यही एरिया प्रोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं प्रोस्टेट के। ठीक है, पेरिफेरल जोन के। ओके, ये जो ग्रीन जोन है ये है आपका ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर बहुत कम ही प्रोडक्शन होगा सीमेन का, और ये एरिया बीपीएच के लिए प्रोन है, लाइक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए। और आप ये जैसे देख रहे हैं इसमें ग्रीन पोर्शन में, ये अपर यूरेथ्रा को कवर करता है। तो जब यहाँ पे एनलार्जमेंट होती है बीपीएच की तो ये यूरेथ्रा को प्रेस करेगा, जिसके कारण आपके यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। ट्रांजिशन जोन की बात खत्म हुई। अब ये जो ब्लू पोर्शन है ये है सेंट्रल जोन। यहाँ से 20 से 25% सीमेन प्रोडक्शन होता है।
ये बहुत कम ही इफेक्ट होता है, ना तो यहाँ कैंसर भी बहुत कम देखने को मिलेगा और बीपीएच भी बहुत कम देखने को मिलता है सेंट्रल जोन। अब लास्ट जो बचा हमारा बचा एंटीरियर जोन, जो ये पर्पल सॉरी पिंक या ऑरेंज कलर में दिखा रखा है। यहाँ पे एंटीरियर जोन में क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और यही एक जगह है स्ट्रक्चर्स की जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जिसके कारण सीमेन जो है वो बाहर निकलता है इजैकुलेशन के दौरान। ठीक है, हमने सब जोन्स की बात कर ली, पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशन जोन, सेंट्रल जोन और ये स्ट्रोमा की। अब जो प्रोस्टेट कैंसर है वो आपके कहाँ होगा सबसे ज्यादा, जहाँ पे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स है वहाँ। तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे था, पेरिफेरल जोन में, हमने बताया था आपको। ठीक है, पर्पल पोर्शन में। अब वहां पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे ग्लैंड ज्यादा है पेरिफेरल जोन में। क्यों, वहां पर सेल डिवीजन ज्यादा होते हैं, सेल टर्नओवर ज्यादा होते हैं। एक फैक्ट्री है और जिस जगह पे प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पर ज्यादा चांसेस है कि जेनेटिक म्यूटेशन होगी, जिसके कारण जहाँ नॉर्मल सेल प्रोड्यूस होते हैं अब वहाँ एबनॉर्मल सेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशन के बाद। तो प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस पेरिफेरल जोन में ज्यादा है। हमने एनाटमी और फंक्शन की बात करी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब पूरे वेबिनार में हम बात कर रहे हैं वैसे बीपीएच की बात करेंगे, प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट कैंसर की बात करेंगे डिटेल में। रिस्क फैक्टर्स है, जब 40 से 50 से उम्र ज्यादा हो जाए, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, लाइक फादर को या एल्डर ब्रदर को है, अगर कोई एक्टिव नहीं है उनको हो जाएगा, एक्टिव नहीं होंगे तो ओवरवेट होगा, वहां हो सकता है। अगर कोई केस आता है जहाँ पे कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वहां पे भी हमें क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए कि क्या वो प्रोस्टेट की कंप्लेंट की वजह से तो नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एज का फैक्टर है, लाइक अब जब 40 साल से ऊपर होते हैं तो 2.4 क्यूबिक सेंटीमीटर हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। ठीक है, 60 साल या 80 साल में तो सिम्टम्स भी आने क्लियर हो जाते हैं। एक और चीज ये अब इंटरेस्टिंग है, जो अफ्रीकन लोग होते हैं, निग्रोज हैं, उनमें देखा गया है कि जो प्रोस्टेट के कैंसर है ना ज्यादा होता है। रीजन, वहां पर रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ना, इसके साथ टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है। ठीक है, अब जो टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है प्रोस्टेट में, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से, एंजाइम की मदद से डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ हमने अब तक ये देखा कि एक तो एज फैक्टर इंपॉर्टेंट जो समझा कि एज फैक्टर के कारण भी प्रोस्टेट की कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरी चीज देखी कि ब्लैक में ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा फैक्ट वाइज समझते हैं। 1930s और 40s में प्रोस्टेट कैंसर को अनट्रीटेबल समझा जाता था, यानी कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इनफेक्ट जो सर्जन्स होते थे वो प्रोस्टेट को कट कर देते थे। ठीक है, और अगर मेटास्टेसिस हो रखा है, मेटास्टेसिस यानी आसपास का एरिया भी इन्वॉल्व हो गया है, तो उसे एक डेथ सेंटेंस की तरह कंसीडर किया जाता था। उस टाइम पर एसिड फॉस्फेटेस को एक बायोमार्कर की तरह भी कंसीडर करते थे। मींस जब आपको अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो एसिड फॉस्फेटेस की ब्लड में वैल्यू बढ़ जाती थी। हगिन नाम के एक सर्जन थे जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने डॉग की कैस्ट्रेशन कर दी। डॉग की कैस्ट्रेशन करने के बाद देखा कि जो प्रोस्टेट है ना उसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और जो बायोमार्कर है ऑब्वियसली बात है वो भी रिड्यूस हो गया, एसिड फॉस्फेटेस। इन्होंने ये देखा कि अगर इस श्रिंक प्रोस्टेट में वो एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन ऐड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ऐड करने के बाद देखा कि जो प्रोस्टेट है वो अगेन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली शो कर रहा था कि प्रोस्टेट जो है वो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंडेंट है, या यूं कहा जाए कि टेस्टोस्टेरोन एक फ्यूल की तरह काम कर रहा था। हगिन ने अपने कलीग के साथ मिलकर ह्यूमन पे भी एक्सपेरिमेंट किया। ह्यूमन में कैस्ट्रेशन किया, कैस्ट्रेशन यानी टेस्टिस का रिमूवल, और दूसरा तरीका था हाई ईस्ट्रोजन डोज दे दो। हाई ईस्ट्रोजन डोज और कैस्ट्रेशन दोनों तरीके से आप टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहे हैं बॉडी में। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो रिजल्ट क्या रहता है, एसिड फॉस्फेटेस की वैल्यू गिर के नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल लेवल तक आता है। सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि पेन में इंप्रूवमेंट होना, यूरिनरी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट होना, और जो बोन मेटास्टेसिस था वो भी स्टेबलाइज होता है। ये वर्ल्ड का पहला प्रूफ था जहां देखा गया एक सॉलिड ट्यूमर वो बिना कट किए, बिना सर्जरी किए वो इंप्रूव हुआ या ठीक हुआ। करा गया था एक्चुअली, जिस हार्मोन की उसे जरूरत थी उसे भूखा मार दिया, स्टार्व कर दिया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। हार्मोन थेरेपी इसके बाद डेवलप हुई, और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के लिए, इसमें और कैंसर भी हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ओके, 1941 में हगिन्स ने ये स्टडी को पब्लिश किया, जैसे जिसमें कैस्ट्रेशन और ईस्ट्रोजन की मदद से उन्होंने टेस्टोस्टेरोन को कम किया और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट लाए। इसी स्टडी की वजह से 1966 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, ओके, ये हमने कैंसर की बात करी। अब हम बीपीएच की बात करते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं। मेन हु हैड देयर टेस्टिस रिमूव, ये कहते हैं कि जिनकी टेस्टिस रिमूव हो गई हैं अगर यंग एज में, उन्हें बीपीएच नहीं होता, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया नहीं होता। ठीक है, और ये देखा गया दूसरी तरफ कि अगर किसी को बीपीएच है
वहां पर भी अगर आप टेस्टिस रिमूव कर दें तो उनका बीपीएच मतलब प्रोस्टेट साइज भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट तो दिखा रहा है कि टेस्टिस को रिमूव कर दोगे तो प्रोस्टेट का साइज कम हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर कम हो जाएगा, बीपीएच कम हो जाएगा। बट ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि भाई किसी को प्रोस्टेट है तो उसका टेस्टिस रिमूव कर दीजिए, नहीं। ओके। वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी, टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों को कम किया जाए, मैं आपको बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये भी मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को। ठीक है। जब हम टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी दोनों को कम करते हैं तो पीएसए की वैल्यू भी कम होती है। ठीक है। बट वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के हिसाब से बस एक चीज आपको ध्यान रखने में कहते हैं कि जब भी आप प्रोस्टेट का केस देख रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जरूर मॉनिटर करना। ओके। टेस्टोस्टेरोन एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है, ये मैं बात कह चुका हूं आपको। अब एक कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, जहां पर टेस्टोस्टेरोन और पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, दोनों के दोनों चीजें ज्यादा हैं, तो हमारे लिए फायदा ये है कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन को कम करेंगे तो कैंसर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सिम्टम्स इंप्रूवमेंट हो जाती है। चिंताजनक बात तब है जब टेस्टोस्टेरोन पहले से ही कम है, पीएसए बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि ये हार्मोन रेजिस्टेंस केस हो जाएगा आपका। टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी है। लाइक स्पोर्ट्स पर्सन में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। ठीक है। तो क्या उनको प्रोस्टेट इश्यूज ज्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें तो प्रोस्टेट कैंसर के केसेस, ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट के इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। बट हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज यूज कर रहे हैं, उनमें जरूर उन्हें जो है रेगुलरली प्रोस्टेट को मॉनिटर करना चाहिए। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन तो है ही प्रोस्टेट में नेचुरली, बट अगर आप टेस्टोस्टेरोन को और ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप प्रोस्टेट की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं, इश्यूज की तरफ। जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, लाइक फैमिली हिस्ट्री था, एज है, लाइफस्टाइल्स है, डाइट है, उसमें एक फैक्टर और ऐड कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन डालेंगे तो और आप प्रोस्टेट की कंप्लेंट्स को बढ़ा रहे हैं, रिस्क बढ़ा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ भी है। ठीक है। एग्रेशन के साथ है। कनाडा की यूनिवर्सिटी है कुछ, और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, दोनों ही यूनिवर्सिटी में देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन एंगर के साथ है। और क्रॉनिक एंगर एक स्ट्रेस की तरह है, और स्ट्रेस जो है वो इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन जब होगा पूरी बॉडी में होगा, प्रोस्टेट पे भी होगा। ठीक है। ये देखा गया। एंगर तक तो ठीक है बात, लेकिन एंगर को अगर आप सप्रेस करते हैं, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब आप एंगर को सप्रेस करते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है प्रोस्टेट पे, जैसे कि बीपीएच हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन है, कैंसर होता है। मतलब एंगर को दबाना, सप्रेस करना, बॉटलिंग इट अप, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के साथ देखा गया इसका रिलेशन। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप एंगर को मैनेज करेंगे, वो हेल्प करता है, थेरेप्यूटिक हेल्प मिलती है उससे। इनफैक्ट सिर्फ प्रोस्टेट केसेस में ही नहीं, अगर आप एंगर मैनेजमेंट करेंगे तो और भी ट्रीटमेंट्स में, और भी केसेस में आपको हेल्प मिलेगी पेशेंट्स को। ठीक है। अब तक विजिबल है और स्लाइड्स विजिबल है, और मैं ऑडिबल हूँ? आप ऑडिबल है, विजिबल है, दोनों है। ओके सर, ओके सर। एक और रिसर्च है, ये रिसर्च शायद आप सब जानते होंगे। 32,000 आदमियों में एक स्टडी की गई 18 साल तक, और देखा गया कि जो लोग इजैकुलेट करते हैं, लाइक महीने में 21 बार कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना जो है 20% कम हो जाती है उन लोगों से जो लोग कम इजैकुलेट करते हैं। ठीक है। इस स्टडी के हिसाब से ये कहा जाता है कि कुछ अननोन हार्मफुल केमिकल्स हैं जो फ्लश आउट हो जाते हैं जब आप इजैकुलेट करते हैं। ओके। अगर आप इजैकुलेट नहीं करते हैं तो उसका कोई कुछ खास फायदा नहीं है। आप जब स्पर्म एनालिसिस करवाएंगे तो वहां पे भी टेस्ट होता है, स्पर्म एनालिसिस टेस्ट, उसमें भी कहते हैं कि अगर आपका 2 to 5 days या 3 days है, ज्यादा से ज्यादा 7 days तक, अगर आप 7 days से ज्यादा एब्सेंट, मतलब आपने इजैकुलेट नहीं किया, इंटरकोर्स नहीं किया, और आप स्पर्म टेस्ट करा रहे हैं, तो आपके स्पर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं रहते। ओल्डर स्पर्म्स बेकार हो जाते हैं, वो कहते हैं मोटिलिटी खराब हो जाती है, उनकी मूवमेंट नहीं रहेगी, मॉर्फोलॉजी शेप खराब हो जाती है, एबनॉर्मल शेप होती है ओल्डर स्पर्म्स की। ठीक है। क्योंकि इजैकुलेट नहीं किया आपने, पड़े हुए हैं, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा बट मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी खराब हो जाएगी। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, डीएनए टूट जाता है स्पर्म्स का, जिसके कारण फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, बर्थ डिफेक्ट होता है, टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो इजैकुलेशन करना हेल्प भी करेगा आपको, इजैकुलेशन नहीं कर रहे हो उससे कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है। ठीक है। एक और कंसेप्ट है मेरा जो मैंने सोचा कि अगर आप, कोई पर्सन है जिसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, विजुअल से या हियरिंग से या माइंड में कुछ चल रहा है, बट वो इजैकुलेट नहीं कर रहा। अब देखिए, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है तो उसका प्रोस्टेट काम कर रहा है, वो फ्लूइड बना रहा है, बट वो रिलीज नहीं हो रहा है।
कभी कभार ऐसा होता है, इट्स ओके, बट रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा प्रोस्टेट वाली जगह पे, डिस्कम्फर्ट होगा उसे, और रेगुलर ऐसा होता है तो उससे प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। नाउ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से जिन लोगों की हिस्ट्री है प्रोस्टेटाइटिस की, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं, रिस्क बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हर केस जो प्रोस्टेटाइटिस है वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ ही भागेगा, ओके। नाउ अब तक हमने देखा, जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं मैं, फोकस करना चाह रहा हूं, कि ब्लैक्स में ज्यादा था जो निग्रोज अफ्रीका से, क्योंकि वहां पे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का लिंक मैंने एंगर के साथ किया, एंगर में भी खासतौर पे सप्रेशन पे और इजैकुलेशन पे किया। इजैकुलेशन हो रहा है तो इट्स ओके, बट इजैकुलेशन सप्रेस हो रहा है या फिर सेक्सुअल सप्रेशन है वहां पे, ये हमने बात करी अब तक की, जो छोटी सी समरी थी, ओके। ये और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड की आइसोलेटेड मॉनेस्ट्री है ग्रीस में, वहां पे देखा गया कि 13 सालों में सिर्फ 11 केस ही मिले प्रोस्टेट कैंसर के। 1500 से भी ज्यादा मोंक्स थे, उनमें सिर्फ 11 केस थे। बहुत कम प्रोस्टेट कैंसर के केस हुए मोंक्स में। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये जो जिस जगह पे रह रहे थे वहां पर हजारों सालों से उनका ना लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन सेम था, कोई बदलाव नहीं था। मतलब वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे थे, स्लीप प्रॉपर थी, पॉल्यूशन नहीं था, वुमेन से अवे थे यहाँ से। मतलब ये जो मोंक्स थे वुमेन से दूर रहते थे, इनफैक्ट फीमेल्स यहाँ बैंड थी, ठीक है। अ, हजारों हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स हैं, उन्हें जो प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हैं वो जो इंटरनेशनल एवरेज उससे 4 गुना कम ही थी। इनकी डाइट के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो डाइट में क्या था, ऑलिव ऑयल लेते हैं रेगुलरली, फिश का कंजम्पशन है, और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं। याद रखिएगा आप कि मोंक्स में फिश ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्सिस है, हाइपो, ये सब जानते हैं, मैं बस एक रिपीट कर रहा हूँ इसको। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है। हाइपोथैलेमस आपका ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में लेडी सेल्स होते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अल्टीमेटली इस पाथवे से हमें समझ आ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बन रहा है, ठीक है। अब वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के हिसाब से वो ये कहते हैं कि अगर आप इस चेन को ब्लॉक कर दें या रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, खास तौर पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, तो टेस्टोस्टेरोन को रोक सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को रोकना चाह रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तो आपके जो प्रोस्टेटिक कंप्लेंट्स हो रखी है पेशेंट को कम हो जाती है, ठीक है, ओके। अब एक फैक्टर और था, एज फैक्टर, कि एज के बाद होता है। आप समझिए कुछ एज के बाद नेचुरली टेस्टोस्टेरोन तो कम हो ही रहा है, 40-45 के बाद टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कम होती है नॉर्मली हर मेल्स में। बट अब क्या है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, नेट आ रहा है, आई एम विजिबल, ऑडिबल, आप ऑडिबल है, विजिबल है, ओके सर, मेरे को बीच में बताते रहिएगा इसका इशू है, ओके। अब प्रोस्टेट क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन तो कम हो रहा है, हमने कहा कि विद एज टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो ये सबके सब टेस्टोस्टेरोन कम कराने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन तो कम होता है, लेकिन डीएसटी डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन वो तो है, वो बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो एंजाइम था 5 अल्फा रिडक्टेज वो एक्टिव है। इनफैक्ट जो प्रोस्टेट के टिश्यूज हैं वो भी सेंसिटिव है, वो कैच करने के लिए तैयार हैं, हल्का सा भी टेस्टोस्टेरोन आएगा उसके लिए। मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है लेकिन डीएचटी तो है, ओके। एक्चुअली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है लेकिन मेन प्रॉब्लम आ रही है कि ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन रेशियो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस इन द ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअली मेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन होता है, और 40-45 के बाद जो टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन की बढ़ जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्चेस कहती है ऐसा। तो जो 40-45 के बाद ऐसा हो रहा है कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का रेशियो जो है वो गड़बड़ा रहा है, जिसके कारण बीपीएच की कंप्लेंट हो रही है, प्रोस्टेट कैंसर की कंप्लेंट हो रही है, गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, मूड चेंजेस हो रहा है, और भी सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं। इससे जैसे एक्चुअली फीमेल्स में मीनोपॉज होता है ना, मेल्स में होता है मेल मीनोपॉज, जिसे हम एंड्रोपॉज कहते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर थिनिंग होना, हेयर लॉस होना, प्रेस बायोपिया, पास की नजर कमजोर हो जाना 40 के बाद, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाना, घुटने कमजोर हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना, कार्डियक इश्यूज हो जाना। तो 40-45 के बाद जो इश्यूज शुरू होते हैं वो इस हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने बात करी, एनाटमी की बात करी, फंक्शंस की बात करी, रिस्क फैक्टर जो एज फैक्टर था जिसमें ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का रेशियो था, और हमने जो बात करी कि टेस्टोस्टेरोन की इंपॉर्टेंस कितनी है, टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है, एंगर का सेपरेशन, ये सब चीज। जो सिम्टम्स आते हैं बेसिकली वो आते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के। क्यों? जो प्रोस्टेट है वो यूरिन के फ्लो को रोक रहा है, जिस वजह से यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जो ब्लैडर में। अब ब्लैडर में यूरिन एक्यूमुलेट होता है तो ब्लैडर की वॉल जो है थिक हो जाती है और
वीक हो जाती हैं, जिस वजह से सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स पे एक बार नजर मार लेते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास फ्रेश, जिसने कहीं डायग्नोस नहीं कराया, तो आप सिम्टम्स देखिए। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, पेशेंट कहता है कि पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आना। इंटरमिटेंसी, एक पेशाब जो है रुक रुक के होता है, थोड़ा होता है फिर रुकता है फिर हो जाता है। अर्जेंसी, पेशाब महसूस हो रहा है, अर्ज फील हो रही है, और वो उसको रोक नहीं पाता, होल्ड नहीं कर पाता, पोस्टपोन नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉशरूम तक जाने तक पहले ही यूरिन आ जाएगा, या कपड़ों में भी हो सकता है। वीक स्टीज, पेशेंट क्लियरली बोलता है, कॉमनली सुना होगा आपने, कहता है कि धार कमजोर हो गई है पेशाब की। स्ट्रेनिंग, पेशाब करने से पहले जोर लगाना पड़ता है। नॉक्ट्यूरिया, एक बार सो जाते पेशेंट, लेकिन पेशाब के लिए उसे बार बार उठना पड़ता है। ठीक है, ये सिम्टम्स है। देखिए, बीपीएच का कॉज जो है वो है एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के रेशियो का इम्बैलेंस होना। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का रेशियो इम्बैलेंस हो गया वो प्रोस्टेटाइटिस का कॉज है, अगर एक्यूट केस आपने ठीक नहीं किया तब, या फिर एसटीआई लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो भी वो कॉज बन जाता है। मेन हम जो फोकस कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा, वो प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर है। इसका कॉज जो है वो अननोन है। ठीक है, लेकिन हमने समझा अभी अभी कि ब्लैक में ज्यादा होता है, लाइक अफ्रीकन निग्रोज है उनमें ज्यादा है। ओरिएंट क्यों है ज्यादा? क्योंकि वहां टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, रिसेप्टर ज्यादा है, इसलिए। लेकिन ये कहते हैं कि डाटा कहता है कि जो ओरिएंटल लोग होते हैं ना उनमें कम होता है, रेयर इन जापान। ओरिएंटल्स के बारे में बात करते हैं। ओरिएंटल मीन्स वो लोग जो ईस्ट एशियन कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे कि जापान, चाइना और कोरिया। यहाँ पर क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट है, जेनेटिक फैक्टर है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी होती है इनकी, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, स्मोकिंग कम करते हैं, अल्कोहल कम है। एक और चीज कहा जाता है कि यहाँ पे ना अंडर डायग्नोज, मतलब जितना वेस्टर्न कंट्रीज में स्क्रीनिंग होती है यहाँ कम होती है। एग्जाम्पल जैसे जापान का बताया था, उसमें ओरिएंटल कंपनीज में एक जापान भी है जिसमें कहा गया कि जापान में रेयर होते हैं केसेस। तो हम देखते हैं, जापान को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जापान की डाइट में क्या है कि ये लो रेड मीट है, रेड मीट कम खा रहे हैं, फिश ज्यादा है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी बताया था कि मोंक्स भी फिश लेते हैं, तो ये फिश ज्यादा ले रहे हैं, जापानीज भी फिश ले रहे हैं, जिस वजह से इन्हें प्रोस्टेट कैंसर कम है। सोया ज्यादा लेते हैं, सोया में क्या है? फाइटो ईस्ट्रोजन है। फाइटो ईस्ट्रोजन क्या है कि एक वीक फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन का है, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड कर देता है, तो जो ईस्ट्रोजन का इंपैक्ट हो रहा था ना नेगेटिव, उसको ये रोक देता है। तो ये हेल्प कर रहा है। और कुछ स्टडीज के हिसाब से देखा गया कि जो जैपनीज मैन है, आप ध्यान से सुनिएगा, जैपनीज मैन है उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है जो वेस्टर्न लोग हैं उनसे, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनसे, आदमी से। अब देखिए, निग्रोस थे जो अफ्रीकन से, उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था, तो प्रोस्टेट के इश्यूज ज्यादा थे, कैंसर ज्यादा था। यहाँ जापानीज में कम है टेस्टोस्टेरोन, तो प्रोस्टेट कैंसर कम है। ठीक है, अभी कहते हैं कि अंडर डायग्नोज्ड होता है। अंडर डायग्नोज्ड, स्क्रीनिंग लिमिटेड है, बट ये देखा गया कि अगर आप स्क्रीनिंग बढ़ाते तब भी कुछ केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जापान का तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है काफी इफेक्टिव है। सॉरी। एक और चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी यहाँ पे कि ओरिएंटल पीपल्स का ये देखा गया, जो ईस्ट एशियन मेन है, अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो इनमें भी प्रोस्टेट कैंसर के रेट्स बढ़ जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज एनवायरमेंट और लाइफस्टाइल का इंपैक्ट पड़ता है। तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, कई जगह पे जेनेटिक का इंपैक्ट पड़ता है, डाइट का इंपैक्ट पड़ता है, लाइफस्टाइल का इंपैक्ट पड़ता है। तो इस केस में प्रोस्टेट कैंसर केसेस हमने क्लियरली समझा है कि कैसे पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है, फैक्ट के साथ। ठीक है, हाँ। हमने एनाटमी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जो प्रोस्टेट है वो यूरिन को फ्लो को रोकेगा, यूरेथ्रा में इंपैक्ट पड़ सकता है, किडनी में इंपैक्ट पड़ सकता है। किडनी पे जब इंपैक्ट पड़ता है तो उसको आप चेक करेंगे कि क्रिटेनिन बढ़ गया। क्रिटेनिन बढ़ता है, उससे अब देखते हैं जीएफआर बढ़ गया, और जीएफआर जब ज्यादा बढ़ता है, जीएफआर कम हो जाता है, और जीएफआर जब कम हो जाएगा तो आपका किडनी फेलियर तक हो सकता है। तो उसके लिए आपको जीएफआर देखना होगा। अधिकतर तौर पर अगर जीएफआर कम आ गया है, लाइक स्टेज 5 4 हो रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, और पीएसए 4 से 10 हो रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर आ जाता है। मतलब ये भी कॉमनली आप देखना चाहिए, जीएफआर को नोट करना चाहिए। ओके, हम लगभग लगभग हाफ स्टेज से पहुंच चुके हैं। अब प्रोस्टेट के अंदर क्या क्या होता है मेनली? प्रोस्टेट में सबसे ज्यादा जिंक होता है, सिट्रेट होता है, पीएसए होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जिंक अगर कहीं है तो वो प्रोस्टेट में है। प्रोस्ट सर, आई एम ऑडिबल, विजिबल? आवाज आ रहा है सर मेरा? ये सर आ रही है ओके, आवाज। सर आप ये बीच कंटिन्यू में कीजिए, आप विजिबल भी है, कंटिन्यू ओके, भी बीच में नेट ऐसा लगता है चलेगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है। नहीं नहीं है अभी। हाँ। ओके ओके, जिंक जो है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट के अंदर होता है। ठीक है, और
जिंक का काम है कि वो नॉर्मल सेल टर्नओवर, सेल डिविजन का ध्यान रखना, नेचुरल सेल डेथ करना, इन सब चीजों में। अगर ये सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है, सेल टर्नओवर कंट्रोल करता है, तो जो रैपिड ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की उसको कंट्रोल करेगा, जिसके कारण बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशंस को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है। एक इम्यून फंक्शन का भी काम करता है, इम्यून बैरियर की तरह भी होता है, को फैक्टर की तरह भी काम करता है, जो एंजाइम का फंक्शन है नॉर्मल उसमें, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ओवरऑल कहें तो जिंक का एक काफी बेनिफिशियल रोल है, काफी हेल्पफुल है। ठीक है, नॉर्मली। और ये देखा गया कि जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है ना, उसमें जिंक और सिट्रेट, जिंक ज्यादा होगा तो सिट्रेट, दोनों चीजें ज्यादा होती हैं नॉर्मल प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो दोनों चीजें, जिंक और सिट्रेट की वैल्यू दोनों की कम हो जाती है। ठीक है। और कुछ रिसर्चेस के हिसाब से अगर पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, वहां पर अगर आप जिंक को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे तो उससे थेरेपेटिक हेल्प मिलती है पेशेंट। ठीक है। और जिंक टेस्ट करने के लिए आप ये ICP-MS टेस्ट करा सकते हैं, जिंक टेस्ट भी कर सकते हैं। सिट्रेट का रोल है, लाइक अगर सिट्रेट कम हो जाएगा तो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सिट्रेट को भी हाई होना चाहिए, जिंक और सिट्रेट हाई होना चाहिए नॉर्मली आपके पास। ठीक है। नॉर्मली जिंक और सिट्रेट हाई रहता ही है प्रोस्टेट कैंसर में, जिंक और सिट्रेट कम हो जाता है, जब आप रिस्टोर करेंगे तो उससे हेल्प मिलती है प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में थेराप्यूटिकली। ओके, ये ब्रीथिंग। नेक्स्ट चीज जो प्रोस्टेट में होती है ज्यादा, वो है PSA। PSA कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका काम है एक्चुअली, जब आप इजैकुलेट करते हैं तो स्पर्म जो है ना वो जेल फॉर्म में ट्रैप होकर निकलता है। तो PSA का काम है इस जेल को तोड़ना, लिक्विफाई करना। अब लिक्विफाई करता है तो स्पर्म को ना उसी चीज से न्यूट्रिशन मिल जाता है, खाने को मिल जाएगा, सर्वाइव करता है स्पर्म। स्पर्म सर्वाइव करता है तो और उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। अब बेसिक काम PSA का क्या है कि जेल को तोड़ना, जिसके कारण स्पर्म इजीली मूव कर सके और उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है। PSA की वैल्यू कब बढ़ती है? PSA की वैल्यू बढ़ती है प्रोस्टेटाइटिस में, बीपीएच कंडीशन में, कैंसर में। ठीक है। एक रिसर्च के हिसाब से एक स्टडी हुई 2009 से 2011 तक में, उसमें कहते हैं कि इजैकुलेशन से पहले आपने PSA चेक कर रहे हैं, इजैकुलेशन के 1 घंटे के बाद और इजैकुलेशन के 24 घंटे के बाद। ठीक है। तो जो आपने इजैकुलेशन से पहले किया और इजैकुलेशन के 24 घंटे के बाद किया, इसमें PSA तो सेम रहता है, बट हाँ, अगर आप इजैकुलेशन के 1 घंटे के बाद करते हैं तो PSA बढ़ता है। क्यों बढ़ा? जब आपने इजैकुलेशन के 24 घंटे के 1 घंटे के बाद किया तो उसको जेल तोड़ना है, इसलिए PSA बढ़ जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो आपकी जो कंडीशन थी प्रोस्टेटाइटिस, BPH कैंसर में PSA बढ़ता है। तो इसके अलावा अगर 1 घंटे के बाद करेंगे इजैकुलेशन के बाद, तभी PSA बढ़ेगा। तो जब भी आप PSA चेक करें, पूछ लीजिए पेशेंट से कहीं वो इजैकुलेट करके तो नहीं आया। ओके। नेक्स्ट चीज जो प्रोस्टेट में ज्यादा होती है वो है एसिड फॉस्फेटेज। जिस तरीके से जिंक प्रोस्टेट में ज्यादा होता है, उसी प्रकार से एसिड फॉस्फेटेज भी प्रोस्टेट में ज्यादा पाया जाता है। एसिड फॉस्फेटेज का रोल है सेल डिविजन के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। सेल टर्नओवर का ध्यान रखने के और नेचुरल सेल डेथ करने के लिए। हिस्टोरिकली मतलब पहले टाइम पे ये एक बायोमार्कर की तरह यूज किया जाता था, एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, क्योंकि सेल डिविजन हो रही है और बायोमार्कर की तरह यूज किया जाता था। मेटास्टेसिस हो रहा है, लाइक बोन मेटास्टेसिस हो रहा है, तब भी यूज किया जाता था देखने के लिए उसको। हालांकि जब से PSA के बारे में पता चला है, तब से इसको कम यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी PSA की तुलना में सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी कम है। बट स्टिल एडवांस के लिए आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और बोन मेटास्टेसिस के लिए एसिड फॉस्फेटेज को देखा जा सकता है। ठीक है। अब हम देखिए फिर से बात करें कि कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का जो कॉज है ना वो अननोन है, बट हाँ ये देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट जो है टेस्टोस्टेरोन के कारण बढ़ रहा है। टेस्टोस्टेरोन डालोगे तो प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है, और साथ ही एसिड फॉस्फेटेज भी बढ़ता है। एसिड फॉस्फेटेज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल डिविजन में काम कर रहा है वो, और प्रोस्टेट कैंसर में सेल्स बढ़ रहे हैं तो एसिड फॉस्फेटेज भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हमने देखा ईस्ट्रोजन थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन को कम करने से किसी भी माध्यम से, दोनों तरीके से आपका प्रोस्टेट कैंसर कम होता है तो एसिड फॉस्फेटेज भी कम होता है। ठीक है। तो एसिड फॉस्फेटेज एक इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दो प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं मेनली, जो हम बात करेंगे, कि एक तो होता है इंडोलेंट जो साइलेंट है, जो प्रॉब्लम नहीं करेगा, एक होता है एग्रेसिव प्रोस्टेट। तो ये जो एसिड फॉस्फेटेज है एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करने में भी मदद करता है। ठीक है। अब देखिए PSA का रोल है सीमेन को लिक्विफाई करना, मेजरली यही करता है, और माइनर फॉर्म में एसिड फॉस्फेटेज भी लिक्विफाई करता है। PSA स्क्रीनिंग के लिए हेल्प करता है, और एडवांस स्टेजेस के लिए एसिड फॉस्फेटेज का रोल है। हालांकि एसिड फॉस्फेटेज की स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी कम है। ये बोन मेटास्टेसिस के बारे में भी अच्छा खासा बता देता है, लेट स्टेजेस में एसिड फॉस्फेटेज का बहुत अच्छा रोल है। फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं, बट स्किनी ग्लैंड होता है, जिसका रोल क्लीनिंग और लाइक यूरिनेशन में हेल्प, क्लीनिंग के लिए हेल्प करता है बेसिकली, ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। करीब 6000 लोग
आदमी थे जिनकी डेथ हो रखी थी, तो उनमें ऑटोप्सी के माध्यम से 19 स्टडी की गई और देखा गया कि यार उनमें तो प्रोस्टेट कैंसर था, अनडायग्नोस्ड और एसिम्टोमेटिक। इसका मतलब कि उनकी डेथ हुई किसी और चीज से, प्रोस्टेट कैंसर से नहीं हुई। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, यू कैन डाई विद द प्रोस्टेट कैंसर बट नॉट फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर। मतलब आपकी प्रोस्टेट कैंसर से मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, बट प्रोस्टेट कैंसर के साथ साथ हो तो डेथ हो सकती है, बट उसके कारण नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। सीडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि हर 100 आदमियों में से 13 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है, बट उनकी डेथ जो होगी किसी और कारण से हो सकती है, ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट कैंसर से होगी। और ऑस्ट्रेलिया में करीब हर 5 प्रोस्टेट कैंसर में केसेस में से 2 प्रोस्टेट कैंसर के केसेस जो है वो ओवर डायग्नोज होते हैं। ओवर डायग्नोज हुए तो ओवर ट्रीटमेंट हुआ, ओवर ट्रीटमेंट हुआ तो उनका साइड इफेक्ट हुआ। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई थी। अब एज अ होम पैर ये स्टडी हमें जानना, पूरे वेबिनार में स्टडी समझना बहुत जरूरी है। ये वाली न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई। करीब इसमें जो पेशेंट को यूज किया गया वो थे लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर के केसेस थे। उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप था जिन्हें से वॉच मतलब देखा गया, ऑब्जर्व फॉर्म में, या फिर कहे कि कंट्रोल ग्रुप था। वो दूसरे को ग्रुप को रेडिएशन दिया गया और तीसरे ग्रुप को सर्जरी। और ये देखा गया कि 15 सालों के बाद भी इन तीनों ग्रुप में मृत्यु दर में कोई भी फर्क नहीं था। मोर्टेलिटी रेट सेम था तीनों ग्रुप में, ऑब्जर्वेशन फेज में रेडिएशन दो या सर्जरी दो, कोई डेथ रेट में कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट जिन लोगों को सर्जरी या रेडिएशन दिया गया वहां पर बेनिफिट छोड़िए, साइड इफेक्ट हुआ। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्टेट है वो यूरेथ्रा को कवर कर रहा है, और यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरिन और इजैकुलेशन का ध्यान रखना, कंट्रोल करना, होल्ड करना। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है तो क्या होगा, यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये 2 मेन साइड इफेक्ट्स रहते हैं। लाइक सेक्सुअल में लाइक होगा, एक तो लिबिडो कम हो सकता है, ठीक है, और लाइक आपका ऑर्गेजम फील नहीं कर पाएगा, सेक्सुअल डिजायर कम होगा, इनफर्टिलिटी हो गई, ये सब चीजें। ठीक है, नर्व्स डैमेज हो जाती है कभी कभी सर्जरी करते समय, ये भी सही चीज होती है। ओके, अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि एक प्रोस्टेट कैंसर शांत रहेगा, इंडोलेंट रहेगा, या लो रिस्क है, या फिर वो हाई रिस्क है, या फिर एग्रेसिव कैंसर है। तो एक प्रोफेसर है, साइंटिस्ट कह लीजिए, हॉन्डर मार्क्स हैं, इन्होंने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आप इसका टेस्ट करा लीजिए पीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एलिसा टेस्टिंग से। अगर ये ज्यादा बन रहा है न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर, तो आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एग्रेसिव फॉर्म है। तो ये एग्रेसिव कैंसर को रूल आउट करने में ये हेल्प करता है फ्रॉम इंडोलेंट से। हम नॉर्मली कैसे ये, हालांकि लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स पे ज्यादा यूज किया जाता है न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर। हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हाई रिस्क वाला होगा, उसमें क्या होगा, पीएसए जो एक बायोमार्कर है उसकी वैल्यू 10 या 20 से ज्यादा होगी। एबनॉर्मेलिटी होगी, एमआरआई एबनॉर्मल आएगा। एमआरआई एबनॉर्मल है, बायोप्सी कराते हैं तो उसमें पोअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स मिलते हैं। बायोप्सी के माध्यम से पैथोलॉजिस्ट जो है वो ग्लीसन स्कोरिंग करते हैं जो हाई मिलेगी। ट्यूमर्स का साइज भी लार्ज होगा, मेटास्टेसिस हो रखा होगा, लिम्फ नोड से बोन्स तक पहुंच जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, और न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे। ये सारे के सारे दिखाते हैं कि आपका प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हाई रिस्क है। ओके, और लो रिस्क में क्या होगा, पीएसए की मात्रा 10 से कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है, एमआरआई नॉर्मल है। अगर आपका एमआरआई नॉर्मल है ना, तो आपको बायोप्सी कराने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है। अगर आप करवाएंगे तो आपको वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स ही मिलने, ग्लीसन स्कोरिंग भी कम होगी, और मेटास्टेसिस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स भी नहीं रहेंगे। तो ये लो रिस्क वाले है, एक हाई रिस्क वाले। कैसे डिफरेंशिएट करना है हमने बात कर ली। मेन चीज अगर आपको ध्यान रखनी है तो आप ध्यान रखिए, बस एमआरआई करा लीजिए, उससे भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमें बायोप्सी क्यों नहीं करानी चाहिए बार बार, बायोप्सी कराने से यूरिन या सीमेन में ब्लीडिंग आ सकती है, रिपीटेड नीडल इंसर्शन से स्कारिंग, फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रेक्टल बैक्टीरिया का एक्सपोजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूटीआई होना, सेप्सिस होना, या प्रोस्टेटाइटिस। एमआरआई करवा लीजिए अगर बायोप्सी सोच रहे हैं तो। पहले बायोप्सी एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, ये नॉन इन्वेसिव है, एमआरआई से ज्यादा बेटर रहेगा। एमआरआई भी कौन से वाला, मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई, एमपी एमआरआई इज बेस्ट। ठीक है, और अवॉइड करिए अननेसेसरी बायोप्सी को। एमपी एमआरआई का क्या मतलब, क्यों करवाना चाहिए, एक्चुअली ये हाई रेजोल्यूशन है इसका और हाई स्पेसिफिसिटी है, सिंपल रीजन। एक चीज और देखी गई, रिस्क फैक्टर में ही ले सकते हैं इसे आप, कि जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं खासतौर पर, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और यहीं पर ये एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बनाते हैं। तो जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वहां पर भी प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट सेल्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अ, अब हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप टाइप कर दीजिएगा, मैं बाद में सारे सॉल्व कर दूँ।
इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड सबसे कॉमन है, हम देखते भी हैं कि कभी पेशेंट्स आता है वो अल्ट्रासाउंड करा कर ही आता है। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप पानी पीकर आइए, अच्छे से प्रेशर बनाइए, ब्लैडर आपका फुल होना चाहिए। पहले तो वो वैसे अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि आप यूरिन करिए, यूरिन करने के बाद भी एक बार अल्ट्रासाउंड होता है। एक्चुअली पहले तो होता है वो देखते हैं प्री वाइडल रेजिड्यू, मतलब पेशाब करने से पहले कितना ब्लैडर में है, और पेशाब करने के बाद पोस्ट वाइडल रेजिड्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पोस्ट वाइडल रेजिड्यू ज्यादा है तो वो दिखाता है कि आपका कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एमआरआई की इंपॉर्टेंस में समझा चुका हूँ। पीएसए टोटल और फ्री, अगर टोटल ज्यादा है पीएसए देन आप फ्री करवाइए, उसका फिर रेशियो देखा जाता है। एसिड फॉस्फोडेज, जिंक चेक करना है। किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए जिसमें जीएफआर या फिर क्रेटिनिन चेक करना है। यूरिन एनालिसिस देख लीजिए कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है या सीमेन तो नहीं आ रहा। यूरोफ्लोमेट्री, एचबीएवसी क्योंकि डायबिटीज का भी बताया, सीबीसी, टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा वेबिनार टेस्टोस्टेरोन पे रहा लगभग लगभग। ईस्ट्रोजन का वैल्यू देखना है। अल्ट्रासाउंड जो सबसे बेस्ट रहता है वो है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। बट इस और पीएसए देखिए, पहले टोटल पीएसए आपको चेक करना है। अगर टोटल नॉर्मल रेंज इसकी 1 से 4 तक होती है, अगर 4 से कम है तो इट्स ओके। बट अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तब आप फ्री पीएसए करवाइए, और फ्री पीएसए का रेशियो चेक करना होगा हमें तब। अगर फ्री पीएसए का रेशियो, फ्री बाय टोटल का रेशियो जो है वो कम आता है, देन हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर का केस है। ठीक है, देखिए व्हेन टोटल पीएसए आर एलिवेटेड, जब ज्यादा बढ़ेगा तभी आपको फ्री कराना है। और अगर रेशियो कम आता है तो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ दिखाता है, अगर रेशियो ज्यादा आता है तो वो बीपीएच की तरफ दिखाता है। ओके, पीएस से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से भी ज्यादा बेटर है, और बेटर अगर आप और ज्यादा अच्छा करना चाहें तो पीएस से डेंसिटी कर लीजिए। डेंसिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए आपके पास एमआरआई आएगा, एमआरआई अल्ट्रासाउंड से आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे देखना वो समझते हैं। पीएसएडी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की डेंसिटी अगर 0.15 से कम है तो ये लो रिस्क है, अगर 0.15 से ज्यादा है तो हाई रिस्क है। एग्जाम्पल देखते हैं। पीएसए नॉर्मल तो 4 तक होता है, अगर 4 से ज्यादा है तो रिस्क आ रहा है, 6.5 आ गया। वॉल्यूम आ रहा है आपका 70, वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है। तो हमने जब रेशियो चेक किया इसका, पीएसएडी डेंसिटी देखा, डेंसिटी आ रहा है 0.09, तो ये 0.15 से कम आ रहा है, तो इट्स ओके। बट साइज बड़ा हुआ है तो ये बीपीएच की तरफ दिखाता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं। पीएसए 6.5 मतलब 4 से ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है और पीएसए बढ़ा हुआ है। देखिए जितना प्रोस्टेट का साइज होगा उतना पीएसए बढ़ता जाएगा, बट अगर कम है वॉल्यूम तब भी पीएसए बढ़ रहा है, देन देयर इज सस्पिशन। अब यहाँ पे पीएसए डेंसिटी क्या आ रही है, 1.15 से ज्यादा आ रही है, तो ये एक रिस्क फैक्टर लग रहा है, तो यहाँ पे बायोप्सी कराया जा सकता है। ठीक है, और बायोप्सी में अल्ट्रासाउंड से बेटर एमआरआई आप करवा लीजिए। और पिटफॉल क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि आप सिर्फ पीएसए के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, आपको डीआरई भी कराना चाहिए। डीआरई क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करिए। जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर आपको इरेगुलरिटी महसूस हो रही है, गांठें महसूस हो रही है या नोड्यूल्स महसूस होते हैं, तो वो प्रोस्टेट कैंसर की तरह दिखाते हैं। ठीक है, नोड्यूल्स महसूस होना बेसिकली। यूरोफ्लोमेट्री अगला इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लो रेट कम हो जाता है। ठीक है, एवरेज फ्लो रेट कम हो गया है। ठीक है, तो अगला इन्वेस्टिगेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, आईपीएस स्कोरिंग, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिस्टम स्कोरिंग है। अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन ने इसे डेवलप किया देखने के लिए। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, स्टार्टिंग में आया, आप आईपीएस स्कोरिंग कर लीजिए, ये फॉर्मेट है। पहले आपने फिल कर लिया इसे, फिर महीने के बाद फिर फिल कर लीजिए, महीने महीने में देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा सिम्टोमेटिकली कितनी इंप्रूवमेंट है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसे। पहला सिम्टम लीजिए, इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर। पेशेंट से पूछिए, पेशेंट कहेगा कि पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर पूरे तरीके से खाली नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंटली 2 घंटे में कितनी बार आ रहा है वो पूछ लीजिए। इंटरमिटेंसी, रुक गया पेशाब और रुक रुक के आ रहा है, होता है फिर रुक जाता है फिर होता है। अर्जेंसी, एक बार अर्ज महसूस होती है और उसके बाद अर्ज महसूस होने के बाद पेशेंट रोक नहीं पाता, होल्ड नहीं कर पाता, पोस्टपोन नहीं कर पाता यूरिन को। ठीक है, कभी कभार वॉशरूम जाने से पहले पहले ही उसे यूरिन हो जाता है। वीक स्टीम्स, कॉमनली सुनने को मिलेगा, पेशेंट कहता है सर पेशाब की धार कमजोर हो गई है, वीक हो गई। स्ट्रेनिंग, पेशाब करने से पहले जोर लगाना पड़ता है। नॉक्टूरिया, एक बार पेशेंट पेशेंट सो जाता है और सोने के बाद उसे पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है स्पेशली। ठीक है, और इसकी स्कोरिंग इस प्रकार से रहेगी, लाइक 0 से 7 तक स्कोर आ रहा है, इट्स माइल्ड सिम्टम्स। 8 से 19 आ रहा है, मॉडरेट है। और सिवियर अगर 20 से 35 तक आ रहा है तो ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट, देखिए इंप्रूवमेंट दिखाया है, या फिर अगर आप देखते हैं टोटल रिकॉर्ड देखेंगे, सॉरी पता चल जाएगा आपको, पहले करवाया आपने स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट करने से पहले, ट्रीटमेंट करने के बाद कराएंगे तो उससे आप, सर आई एम ऑडिबल।
नेटवर्क यू अनस्टेबल। आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल, आप ऑडिबल है। ओके 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 ओके। इम्प्रूवमेंट हम चेक कर सकते हैं आईपीएस स्कोरिंग से, महीने महीने में चेक करते रहेंगे तो उससे पता चल जाएगा केस हमारा बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है, ठीक है। कुछ केसेस हैं, ये हम बाद में बात करेंगे अगर टाइम मिलती है तो। ओके ओके सर। अब हम रेड, कुछ केसेस हैं हम बाद अभी में बात समय करेंगे, है, बाकी आप रेड फ्लैग्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। केसेस रेड को फ्लैग्स क्या है, अगर आप डिस्कस। प्रोस्टेट का केस देख रहे हैं तो पेशेंट कहता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, या फिर उसका यूरिन अचानक से रुक जाता है तब, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा संदीप जी, आपका पीपीटी हट गया है। संदीप जी, आप और अपना ऑडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर संदीप। है। हाँ जी सर। हाँ, आप ऑडिबल सर। हाँ ऑडिबल है जी। आपका पीपीटी खत्म हो गया है। तो स्लाइड विजिबल है सर। नहीं, स्लाइड नहीं है, स्लाइड खत्म हो गया है। फिर से मैं अपलोड कर स्लाइड लीजिए। पे फिर से मैं अपलोड स्लाइड कर। पे से हाँ, अपलोड कर लीजिए, अभी नहीं है। हुआ आप सर सर। हाँ, अब अभी आ रहा है जी। हाँ, रेड आ फ्लैग गया है। विजिबल है, रेड फ्लैग लिखा। हाँ जी, ठीक है रेड सर। फ्लैग्स। ओके, प्रोस्टेट का केस जब हम देखते हैं, कोई भी केसेस डील कर रहे हैं तो उसमें रेड फ्लैग्स क्या क्या है, हमें चिंता कब करनी चाहिए, टेंशन कब लेनी चाहिए या अवेयर होना चाहिए। पेशेंट कहता है कि उसे हड्डियों में दर्द हो रहा है, या फिर उसका यूरिन अचानक से रुक जाता है तब, या फिर बार बार उसे पेशाब में इन्फेक्शन होता है, खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन मेल्स हैं उनमें। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशाब में या यूरिन में उसे ब्लड आना, ठीक है। एंड वेट लॉस हो जाना, और पीएसए की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है। आप जब आप या फिर 10 से ज्यादा होना, जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय आपको इरेगुलरिटी महसूस होना, गांठें या नोड्यूल्स महसूस होना, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में देखिए, एक्सरसाइज है, डाइट है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो चाहे प्रोस्टेट का केस हो या कोई भी केस हो, उसमें आपको हमेशा हेल्प ही करेगा, एक्सरसाइज से भी हेल्प मिलती है, डाइट से भी हेल्प मिलती है, बेसिक सी चीजें हैं। एक रिसर्च के हिसाब से विटामिन, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ इस रिसर्च को, स्टडी को, विटामिन डी से आपके भी प्रोस्टेट आपके कैंसर पास की। समय है? अभी समय है, केस स्टडीज हाँ, भी आप दिखलाते तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक जर्नल में स्टडी लिखी गई है, इसमें बताया गया कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी के हिसाब से विटामिन डी जो है प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में काफी हेल्प करता है। और इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पे, सोराइसिस का भी करा था एक वेबिनार, और विटलिगो को करा था, उसमें भी बताया था कि विटामिन डी से हेल्प मिलती है। ओके, नाउ जिंक, जैसे मैंने बात करी थी पहले कि जिंक भी प्रोस्टेट में नॉर्मली हाई होता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर होता है तो कम हो जाता है। जिंक को हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं, उसके लिए पंपकिन सीड्स है, हम कहते हैं कद्दू के सीड्स, उससे भी हेल्प मिलती है। और ये जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं लॉजिकल हैं, ठीक है, फैक्ट्स के हिसाब से हैं। एक और स्टडी है, ये कहती है कि टमाटोज, लाइकोपीन, इससे भी प्रोस्टेटिक केसेस में हेल्प मिलती है। आप डाइट में पेशेंट को कह सकते हैं कि आप वो टमाटोज लें, चाहे वो कुक फॉर्म में हो, हीटेड फॉर्म में। इसमें 1226 केसेस में ये स्टडी की गई थी। ओके, एक्सरसाइज जो है, कीगल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ये हर पेशेंट को बोल सकते हो आप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, चाहे वो प्रोस्टेट का केस हो या नहीं हो। प्रोस्टेट मसाज हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। कीगल एक्सरसाइज के बारे में बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे हमें पेशेंट को समझाना है। आप बस पेशेंट को बोलिए कि जस्ट वो इमेजिन करें कि वो यूरिन कर रहे हैं, ठीक है, यूरिन कर रहे हैं, और कहिए कि यूरिन को बीच में रोकना है चलते हुए, तो एक जगह पे प्रेशर लगाना पड़ेगा उन्हें। ओके, जब आप प्रेशर लगाते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, आप उस मसल को आइडेंटिफाई करिए। अब उन्हें कहिए कि हाइपोथेटिकल, मतलब जस्ट एक सोचना है उन्हें, और दिन में कभी भी 2-3 बार ऐसा प्रेस करना, और 1-2 सेकंड के लिए रोक के रखना है उस जगह को जहां पे वो प्रेस करते हैं। ठीक है, मैं इस कीगल एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिपीट कर दूं अगर नहीं समझ पाए। उन्हें कहना है कि वो यूरिन कर रहे हैं, इमेजिन करना है, और जिस जगह पे अगर उन्हें यूरिन रोकने के लिए बोला जाए कोई, तो एक जगह पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, वो मसल आइडेंटिफाई हुई, उसी पे ही उन्हें प्रेस करना है इमेजिनली, लाइक रोक के रखा और छोड़ दिया, 1-2 सेकंड रोकना फिर छोड़ दिया, ऐसे दिन में 4-5 बार करेंगे। इससे हेल्प मिलती है। कहाँ पे हेल्प मिलती है? ब्लैडर में, रेक्टम की मसल्स में, प्रोस्टेट में, इन तीनों जगह पे हेल्प मिलती है। ये लगभग लगभग हम क्या करते हैं, जैसे कि एक्चुअली प्रोस्टेट होता है, जब हम इजैकुलेट करते हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, प्रोस्टेट भी ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है कि वो सीमेन को बाहर फेंके। हम लगभग लगभग मिमिक करते हैं कीगल एक्सरसाइज से, उसी जैसा लगभग लगभग, मतलब हम धोखा दे रहे हैं प्रोस्टेट को, मतलब, लेकिन वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कीगल एक्सरसाइज जो वॉलंटरी है, वो हम खुद कर रहे हैं अपनी इच्छा से। हालांकि इससे भी आपका सेक्सुअल फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट होता है, यूरिन कंट्रोल में भी हेल्प मिलता है,
और जो नेचुरली हो रहा था वो प्रोस्टेट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो इनवॉलेंट्री है, वो ऑर्गेजम के दौरान ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन हम कीगल एक्सरसाइज बस मिमिक कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हो रहा है जो इजैकुलेट नहीं कर रहे। हमने स्टडी में बात करते हैं जो इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमने अब तक बेसिक लॉजिक ये देखा कि टेस्टोस्टेरोन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, और एंगर सप्रेशन का रोल आ रहा है। इजैकुलेशन जो नहीं कर रहे या सेक्सुअल सप्रेशन है, तो कहीं हद तक सप्रेशन ही दिख रहा है, ठीक है। एंगर का सप्रेशन है, सेक्सुअल का सप्रेशन है, डिजायर्स का सप्रेशन और यूरिन का सप्रेशन हो रहा है प्रोस्टेट में। ना मैंने इन तीनों रूब्रिक्स को लिया, एंगर, सेक्सुअल सप्रेशन और यूरिन। एक कॉमन सी मेडिसिन निकली स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया को हम समझ लेते हैं तो बाकी मेडिसिन इजीली हमें समझ आ जाएंगी। स्टेफिसगेरिया पेशेंट ऐसा है कि वो बहुत सेंसिटिव है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसके अंदर दुख है, फिर भी एक मुस्कान सी बनाएगा, स्वीटनेस सी उसके चेहरे में, हमेशा स्वीटनेस दिख जाएगी स्टेफिसगेरिया के पेशेंट्स में। सप्रेशन है, इमोशनल सप्रेशन है, जिसके कारण इनफैक्ट वो मेस्टरबेशन भी करता है, किसी और को असर ना हो अपना मेस्टरबेशन कर लेगा। जब आप इमोशन को सप्रेस करते हैं नॉर्मली हर केसेस में, तब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है, जिसके कारण प्रोस्टेटाइटिस हो रहा है। तो ये प्रोस्टेटाइटिस के केसेस में स्टेफिसगेरिया का रोल बहुत ही अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से पल्सिडिला है। पल्सिडिला अगेन एक सबमिसिव मेडिसिन, मतलब सबमिसिव है, अब समझ रहे, डोमिनेटिंग सबमिसिव नेचर। यहाँ पे भी सप्रेशन होगा सेक्सुअल डिजायर का, और यूरिन का सप्रेशन हो रहा है, ये भी हेल्प करती है। कोनियम में आप देखिए सीनियर सिटीजन है जहां पर इन कॉन्टिनेंस मतलब लाइक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, सेक्सुअल सप्रेशन है, यूरिन का भी सप्रेशन है, डिजायर का सप्रेशन है। और ये बेटर कब होता है, जब इंटरकोर्स या कोइशन करते हैं, रिलीज करते हैं, तब। हमने जिंक को कोरिलेट किया, क्योंकि प्रोस्टेट में मैंने देखा था कि जिंक ज्यादा होता है, तो हमने जिंक के बारे में जब पढ़ा था, जिंक में देखा गया कि जिंक में जो पेशेंट को हेल्प मिलती है वो कब मिलती है, बैक पेन और जब एमिशन करता है, रिलीज करता है, डिस्चार्जेस से उसे हेल्प मिल रही है। एक्चुअली ये लोग हैं जिनमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकल जाता है विदाउट एनी कॉज, या फिर बहुत मुश्किल होता है इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेशन करना, या फिर बहुत तेजी से निकल जाता है, डिस्कम मतलब एक सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है जिंक के पेशेंट्स में। यहाँ पर भी यूरिन का सप्रेशन रहता है, ब्लैडर को हेल्प मिलती है कंप्लेंट्स को जब आप यूरिनेट करते हैं। जिंक में देखा गया कि स्लोनेस है, जिंक में स्लोनेस है, लाइक स्टमक की, इंटेस्टाइन की, और एक और चीज प्यूबिक हेयर्स, जो जेनेटल हेयर्स हैं उनका फॉल होना। जिंक में फीबलनेस है, माइंड वीक होना, ठीक है। ओके, अब जिंक की तरह एसिड फॉस्फेटेज में भी, एसिड फॉस्फेटेज हमने बात करी थी कि प्रोस्टेट में नॉर्मली ज्यादा होता है, और इनफैक्ट कैंसर से ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैंने उसी वजह से एसिड फॉस्फेटेज को भी इसमें इंक्लूड किया। एसिड फॉस्फेटेज में भी स्लोनेस दिख रही है, माइल्डनेस है, जैसे कि पल्सिडिला और स्टैफ में, यहाँ पे भी वही चीज है। उस वजह से अब ये देखिए यहाँ पे भी सेक्सुअल वीकनेस आ रही है। पेशेंट्स होते हैं, कहते हैं ना कि धात गिर रही है, सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, प्रोस्टेट फ्लूइड निकल रहा है उसमें। इनफैक्ट इनको ऐसा लगता है कि जब भी इजैकुलेट करें, मेस्टुरेट करें, तो एक कल्पेबिलिटी, मतलब हम कुछ गलत करें, पाप करें, तो वैसी वाली फीलिंग में बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी प्यूबिक हेयर्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड फॉस्फेटेस की बात होगी। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर सुन रहे हैं मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट जो मैं आप बोल रहा हूँ, रिसर्च में काफी देखा गया, जो भी यहाँ डॉक्टर्स देख रहे हैं वो सब एक्सपर्ट हैं और सीनियर हैं, सबने काफी केसेस देखे हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ जो बात बोल रहा हूँ सब शायद जानते ही होंगे। रिसर्च में देखा गया कि जब हम प्रोस्टेट के लिए मेडिसिन देते हैं तो वो प्रोस्टेट सिम्टम्स में भी हेल्प करता है, वो साइज में भी हेल्प करता है, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज और है, जैसे कि साइंस डायरेक्ट कहता है कि कई लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं और कई ऑर्गन स्पेसिफिक देते हैं, लाइक टिंचर्स यूज करते हैं। तो साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट कहती है कि अगर आप दोनों चीजों को साथ में देंगे ना, मतलब टिंचर्स भी दें जो ऑर्गन स्पेसिफिक है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा हेल्प मिलती है। ये मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा, ठीक है। पबमेड की साइट में कहते हैं रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया होम्योपैथिक मेडिसिन का, और देखा गया कि वहां पे जो प्रोस्टेट कैंसर की जो सेल प्रोग्रेशन है उसको वो रोकता है, एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, मतलब सेल डेथ्स को भी इंक्रीज करता है, हेल्प कर रहा है। पब देखा गया होम्योपैथिक मेडिसिन से हेल्प मिल रही है। सबल सेरुलेटा का भी देखा गया कि बहुत बेनिफिशियल है, ये पबमेड की साइट से बताया गया। और कुछ रूब्रिक्स से मैंने कुछ जो है कॉमन सी मेडिसिन निकाली, और ये कॉमन मेडिसिन थी। हालांकि इन मेडिसिन बताने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको एटलीस्ट रूल आउट कर लीजिए, कॉमनली ये मेडिसिन आ जाती है, जैसे कि कोनियम, पल्सिटिला, स्टैफिसगेरिया, लाइको। क्रोटेलस हॉरिडेस का है, कैंसर होता है ब्लैडर का या प्रोस्टेट का, अगेन सप्रेशन ऑफ यूरिन कैंसर में बहुत अच्छा हेल्प करता है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं आप, फिजिकल सिम्टम्स ले लीजिए, मेंटल सिम्टम्स लीजिए। माइस्मेटिक बैकग्राउंड में साइकोटिक माइजम तो है ही, हमने देखा है कि सप्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, या बोन मेटास्टेसिस हो रहा है, तो सिफिलिटिक की तरफ भी आ जाता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो माइजम का काम है प्री डिस्पोजिशन बताना, टेंडेंसी बताना।
अगर कहीं केस में रियकरेंस हो रहा है तो एंटी माइजमेटिक मेडिसिन हेल्प करती है। सोरिक माइजम का है कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस है तब, साइकोटिक है सप्रेशन हो रहा है या ओवर ग्रोथ हो रही है तब, डिस्ट्रक्टिवनेस है तो सिप्लेटिक माइजम है, वेट लॉस हो रहा है, बोन्स लाइक मेटास्टेसिस हो रहा है तब, ब्लड निकल रहा है तब। बीपीएच में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में मेन माइजम जो है वो साइकोटिक माइजम है, क्योंकि ओवर ग्रोथ है, हाइपरट्रोफी है, सप्रेशन है इमोशंस का, यूरिन का सप्रेशन है, डिजायर्स का सप्रेशन है। प्रोस्टेटाइटिस में देखिए इन्फ्लेमेशन है तो फंक्शनल चेंजेस है, सोरिक माइजम हो गया। अगर क्रॉनिक रिकरेंस है तो आपका साइकोटिक माइजम है, और अगर सिफिलिटिक आ रहा है तो सिफिलिटिक तब जब अगर अल्सरेशन ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तब वो सिफिलिटिक में आ जाता है। तो प्रोस्टेटाइटिस तीनों माइजम्स को कवर कर रहा है। प्रोस्टेट कैंसर में सप्रेशन तो है ही, वो तो बेसिक है कि साइकोटिक माइजम होगा, लेकिन मेन डोमिनेटिंग माइजम प्रोस्टेट कैंसर में आपका रैपिड वेट लॉस हो रहा है, बोन मेटास्टेसिस हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, डिस्ट्रक्शन है, तो वो सिफिलिटिक माइजम लगता है। ठीक है, कॉमन मेडिसिन से बता ही चुका हूं आपको, सबल, कोनियम, चिमाफिला, थूजा, स्टेफिसगेरिया, ब्राटाका। ठीक है, कॉमनली जो टिंचर्स यूज किए जाते हैं सब जानते हैं, वो सबल, चिमाफिला है, आप शायद ज्यादा जानते होंगे, तो थोड़ा सा फिर भी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। चिमाफिला तब ज्यादा यूज किया जाता है जब हमें लगता है कि इन्फ्लेमेशन, बेसिकली इन्फ्लेमेशन के केसेस में, या फिर यूटीआई हो रहा है पेशेंट को, तो ज्यादा हेल्प करता है, या सेप्सिस एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। सबल का रोल है जहाँ पे आपको हार्मोन्स को कम करना है, लाइक जैसे हम कहते हैं कि इसका ये माइल्ड फॉर्म है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, या यूं कहे टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, या फिर 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम था टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करने वाला, उसको भी कम करता है, इससे डीएसटी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको टेस्टोस्टेरोन कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोस्टेट में हेल्प मिल जाती है। हमने देखा है कि रिसर्च कहती है कि पीसीओडी, पीसीओएस के केसेस में भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, हर केस में नहीं होता बट कहा जाता है कि ऐसा होता है। तो वहां पे भी जैसे आप अगर सबल सेलुलर देंगे तो वो टेस्टोस्टेरोन कम करेगा और हेल्प मिलती है पेशेंट को। हम कहते हैं कि फ्लैट चेस्ट फीमेल्स होते हैं जहां ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं है, वहां पे भी हार्मोन का रोल है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, ईस्ट्रोजन कम है, तो वहां पे भी अगर आप सबल देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन कम करता है, तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में भी इसका रोल है। इनफैक्ट कहीं की जगह पे ये भी कहा जाता है कि जैसे कईयों के हेयर फॉल हो रहे हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, क्योंकि यहाँ डीएसटी बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो वहां पर भी सॉ पॉल्मिटो दिया जाता है कि वो टेस्टोस्टेरोन या डीएसटी को कम करे। अब सॉ पॉल्मिटो क्या है? सॉ पॉल्मिटो भी आपका सबल सेलुलर है। ठीक है, समरी, हमने एनाटॉमी और फंक्शंस की बात करी, जिसमें डिस्चार्ज मिला उसके बारे में बात करी, एंगर का रोल देखा, एंगर में भी खासतौर पे सप्रेशन का ज्यादा रोल है, इजैकुलेशन के बारे में बात करी, मोक्स की बात करी, जिंक सिट्रेट, एसिड फॉस्फेटेस, पीएसए की बात करी, एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव मतलब इंडोलेंट प्रोस्टेट कैंसर को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो देखा, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और की रिस्क हो गया। मेन चीज मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई की बात करी, एंगर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पीएसए। पूरे वेबिनार में जो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू रिमेंबर, वो ये है, एक तो हो गया डाइट में फिश, रीजन इसका है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्ट वाइज है, ठीक है, लॉजिकल है। सोया जो एक फाइटो एस्ट्रोजन है, उससे भी हेल्प मिलती है, टमाटो से हेल्प मिलती है, पंपकिन सीड से हेल्प मिलती है क्योंकि वो जिंक का सोर्स है, विटामिन डी हेल्प कर रहा है। कीगल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंगर मैनेजमेंट, चाहे आपका कोई भी केस हो उसमें एंगर मैनेजमेंट हमेशा आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट जैसे पेसिमिस्टिक होता है ना, तो उससे क्या आपके ट्रीटमेंट में इंपैक्ट पड़ता है, तो जितने आप मेडिटेशन या योगा वोगा करेंगे उससे काफी हेल्प मिलती है। आईपीएस स्कोरिंग का इंपॉर्टेंस है, पीएसए की इंपॉर्टेंस है, एसिड फॉस्फेटेस को ध्यान रख रहा है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है प्रोस्टेट के केसेस में, एमपी एमआरआई, मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायोप्सी को जितना आप अवॉइड कर सके उतना बढ़िया है। सर कुछ केसेस हैं, शायद मैं आपको एक आधा केस दिखा देता हूँ, टाइम मिलता है अगर है तो हमारे पास। सर जैसे कि सर ये एक ग्रेड 4 था प्रोस्टेट कैंसर, और इनका गॉल ब्लैडर स्टोन था, जो मैं शायद अगला वेबिनार करूँ, तो उसमें इसमें 18 साइज था इनका। और जब हमने इनका पीएसए हालांकि ठीक था, पीएसए इनका 4 से कम था, लेकिन इनका प्रोस्टेट का साइज बहुत ज्यादा था, 76 था जब मेडिसिन दिया, अभी ही इनका रिपोर्ट आया था कल परसों, तो इनका प्रोस्टेट का ग्रेड जो है वो 4 से 2 हो गया। इनफैक्ट गॉलस्टोन भी इनका 18 से 9.7 हो गया, तो दोनों चीजों में इंप्रूवमेंट इन्हें अच्छी खासी मिली। एक स्लाइड दिखा सकता हूँ, एक वीडियो दिखा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। ये एक वीडियो है सर, अगर आपको दिख रहा, सर ये वीडियो विजिबल है? हेलो सर, ये वीडियो विजिबल है? ओके ओके सर, ये वीडियो छोटी सी वीडियो, बस मैं थोड़ा सा दिखाना, ये पुराना केस है मेरा। प्रोस्टेट का साइज जो है पहले 47 था, ये रहा 47 था, उसके बाद ये 16 तारीख को था ना, तो ये 16 फरवरी
अच्छा अच्छा 16 ये पुराना केस है। 2017। उसके बाद फिर मैंने करवाया 31 मार्च, तब साइज 31 मार्च है, साइज 40 है, तब साइज था 40। ठीक है। और उसके बाद भी लेटेस्ट है। और ये तीसरा करवाया मैंने 21 जुलाई। 21 जुलाई, इसमें साइज जुलाई में 25 से। और एम्स से करवाया साहब है ना, ऑल इंडिया एम्स में। आपकी वाइफ के थ्रू हुआ? मेरी वाइफ के थ्रू। वो क्या पोस्ट? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। ठीक, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है सर ये हो गया है। मैं स्लाइड कैसे हटा दें अब अपना? हाँ, हटा लीजिए जी। स्टॉप। ठीक है सर, स्लाइड हट गया। हाँ, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत है। आप थोड़ा सा चैट बॉक्स को देख लीजिए। चैट बॉक्स से 4 क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा उसको। मैंने अपना खत्म कर दिया सर लगभग ना। मैं आप चैट बॉक्स से जो भी आंसर है वो कर देता हूँ। एक है बेस्ड ऑन स्टडी फाइंडिंग टू इजैकुलेशन मंडे। सर इसमें आंसर ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, बट यस इट डेफिनेटली हेल्प। वो हम पढ़ चुके हैं, ये हेल्प करता है, बट ये एक सफिशिएंट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसमें और भी स्टडीज होनी चाहिए। बट इजैकुलेशन का क्या रोल रहता है हम देख चुके हैं। इनफैक्ट जब आप स्पर्म एनालिसिस करते हैं उसमें भी दिखता है कि अगर आप इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आपके भले ही स्पर्म काउंट बढ़ जाए बट उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये हेल्प तो करता ही है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सिर्फ कीगल एक्सरसाइज जो है हम ओल्ड पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं? सर कीगल एक्सरसाइज से जनरली हेल्प मिलती ही है। कीगल एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? वो इजैकुलेशन वाला ही काम कर रहा है। अगर हम वैसे नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बस सर यही है क्वेश्चन। तो एक दवा के विषय में लोगों ने कहा है इक्विसिटम, यस सर, ये सर तो सीनियर सर ये ज्यादा अच्छे जानते हैं मुझसे। जी जी, नहीं वो काम करता है, मैं जानता जी हूँ। सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। और एक आपने चर्चा कर रहे थे विटामिन डी के विषय में। जी सर। हाँ, तो विटामिन डी का रोल जो है सो मल्टीफैक्टरियल रोल है ना। एक जी सर, काफी सारी चीजों इसमें में भी देखा गया है इसका काफी अच्छा डेफिनेट रोल है। और सवाल तो भी नहीं है कोई किसी का। जी सर बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन, अपने समय पर कंप्लीट भी कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ा है, लेकिन ये एरो 3 क्या लिखे हुए? एरो 1 2 3 ये क्या सर वो है? बुक्स है, बुक्स है, बुक्स है। अच्छा, बुक्स क्या है इसके कंटेंट? सर कंटेंट कुछ नहीं सर, मेटीमेटिका है। थोड़ा रिवर्स रिपीटाइजेशन से या जो मेरी फाइंडिंग रही वो मैंने ऐड ऑन किया अपने हेल्प के लिए, बेसिकली पर्सनल नोट एक से बार वो मैंने फाइल अप कर दिया को था भी एज अ। एक लेक्चर होम्यो एरो का भी दीजिए। होम्यो एरो पर कुछ मेडिसिन को हाईलाइट कीजिए, है ना। हाँ, मैं आपसे सर ये बात करके। मेटीमेटिका ही है और कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं सर। हाँ, नहीं जो मैं मतलब समझ थोड़े कुछ गया। जैसे कुछ ड्रीम्स देखे वो। आज का सेशन हम लोग का बहुत अच्छा रहा, और हम लोग इसी तरह से फिर आइए। और हम लोग जी आपका जो हमेशा बेसिकली आपका रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है। आप काफ़ी जी सर। रिसर्च हर एक एंगल से आपने साइंस डायरेक्ट को सर्च किया, सब जगह से सर्च किया, और होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स को भी देखा है। ये बहुत बढ़िया रहा है। तो इसके साथ में हम लोग का समय पूरा होता है। हम लोग इस सेशन को अब समाप्त करते हैं और हम लोग मूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, फिर आइए, है ना। और सभी ऑडियंस को भी थैंक यू, आप लोग इसमें आए। अब मैं इस सेशन को हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर नेहा कक्कर को। शी इज द होस्ट फॉर द English session. Dr. Neha Kakkar, you can take over the charge. Yes. Yeah. Thank you, Sahani sir, for the Hindi session today.